So this is the slide made by Tim Horner of CSUS Geology Department. I had taken this slide to give you information about rocks or igneous rocks mainly. तो इस स्लाइड में अ, हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि रॉक साइकिल पढ़ लिए रॉक्स जैसे वाटर साइकिल में तुम लोग देखते हो कि प्रेसिपिटेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, इस तरह से एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, एक चक्र चलता है। उसी तरह से रॉक्स में भी होता है कि रॉक्स जो है पहले मैग्मा से जनरेट हुआ तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म किया, देन इट्स वेदरिंग इरोजन क्रिएट्स सेडिमेंट्स and the lithification of sediments creates sedimentary rocks. Then sedimentary rocks get metamorphosed and forms metamorphic rocks. Igneous rocks can also get metamorphised and form metamorphic rocks. Then after metamorphic rocks or rocks in mantle may further change into a magma, and that magma crystallizes and solidify to form igneous rocks. So this process goes in a continuous manner. ठीक, इग्नियस रॉक्स फॉर्म किया, इग्नियस रॉक्स के टूटने से सेडिमेंट्स फॉर्म किया और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म किया और सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, टेम्परेचर प्रेशर केमिकली एक्टिव फ्लूइड उस पर काम किया तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया और उससे भी ज़्यादा जब डीप चला गया तो उसमें मेल्टिंग का प्रोसेस हो गया और फिर से वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गया और वो मैग्मा फिर जब पृथ्वी पर आएगा सतह पर आएगा या टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा तो वो सतह पर आने के बाद एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाया और सतह से कम पहले है तो वो इंट्रूसिव रॉक्स बनाया। ठीक, ये सभी क्लियर है। फिर मैग्मा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मैग्मा कैसे अलग अलग टाइप का होता है, प्राइमरी से मतलब मैफिक मैग्मा, फेल्सिक मैग्मा और उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। तो वी हैड आल्सो सीन द रिलेशन ऑफ मैग्मा विथ प्लेट टेक्टोनिक्स, कैसे मैग्मा वोल्केनिक आर्क, आइलैंड आर्क ये सभी जगह पर निकल रहा है, मेडोसेनिक रिज में बनता है, तो ये सभी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स देखे थे और उनका फॉर्म्स इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फॉर्म्स और टेक्सचर पे भी हम लोगों ने गौर किया था, जिसमें टेक्सचर में हम लोगों ने देखा था कि जो फाइन ग्रेन्ड रॉक्स हैं वो मेनली किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो रैपिड कूलिंग की वजह से फॉर्म करते हैं। यानी अगर वोल्केनिक रॉक्स है जो कि पृथ्वी पर डायरेक्ट वोल्केनो के कारण फॉर्म कर रहा है तो उसको डायरेक्ट कूलिंग करने का ऑप्शन मिल गया, उसको जल्दी से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ न्यूक्लिएशन उसका बहुत कम होगा तो वो न्यूक्लियाई या क्रिस्टल उसके छोटे छोटे फॉर्म होंगे तो इस वजह से वो फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स क्रिएट करेगा। तो बेसाल्ट बेसाल्ट जनरली वोल्केनिक रॉक से बनता है तो वो एक फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है, जबकि कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट हो गया, पैगमेटाइट हो गया, ये सभी कोर्स ग्रेन्ड हो गया। तो फाइन ग्रेन्ड का टेक्सचर क्या कहलाता है, एफेनेटिक और कोर्स ग्रेन्ड फेनेरिटिक। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पैगमेटिटिक, ग्लासी, पोर्फिरिटिक ये सभी टेक्सचर भी देखे थे। On the basis of textural classification, प्लूटोनिक रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स में हमने बताया था कि प्लूटोनिक रॉक्स चूँकि ज़मीन के अंदर फॉर्म करता है तो इसीलिए उसमें जो ग्रेन्स होंगे वो कोर्स ग्रेन्ड होंगे और जो वोल्केनिक रॉक्स होगा वो जनरली फाइन ग्रेन्ड का होता है। कंपोजिशन के आधार पर फेल्सिक, इंटरमीडिएट एंड मैफिक होता है, जिसमें मैफिक रॉक्स का जनरली मेलानोक्रेटिक टू मेसोक्रेटिक कलर होता है और फेल्सिक रॉक जनरली लाइट कलर के होते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में ल्यूकोक्रेटिक लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अलग अलग रॉक्स अलग अलग तरीके से फॉर्म करता है। तो मेल्ट एक है
मैग्मा एक है, लेकिन उससे डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स जनरेट हो रहे हैं। कैसे? तो ये इस चीज को बताया गया किसके द्वारा? एनएल बोवेन द्वारा। एनएल बोवेन ने अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए मेल्ट को लेकर, मैग्मा को लेकर, जिसमें उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर कम होता है, एक पार्टिकुलर टाइप का मिनरल फॉर्म करता है। ठीक? तो उन्होंने देखा कि दो रिएक्शन चल रहे हैं। एक तो कंटिन्यूअस रिएक्शन चल रहा है जिसमें उसके मिनरोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन चल रहा है जिसमें उसके मिनरोलॉजी, उसके टेक्सचरल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, फॉर्म, ये सभी में ज़्यादा डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि एक पार्ट जो होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें जो मैग्मा केमिस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो द केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। यहाँ देखो कि किस तरीके से टेम्परेचर या ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ मेनली केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में पोटेशियम और सोडियम की अधिकता हो रही है। पोटेशियम और सोडियम बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पोटेशियम फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज, बायोटाइट एक्सेट्रा फॉर्म कर रहे हैं। और दाहिनी साइड में इंक्रीजिंग Ca, Fe एंड Mg, कैल्शियम, फेरस और मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे हम दाहिने साइड की ओर मूव कर रहे हैं, कैल्शियम, फेरस और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि मैफिक मिनरल्स कहलाते हैं, मैफिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो जिस मिनरल्स को जन्म देते हैं, जैसे ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फिबोल, तो वो सभी मैग्नीशियम, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स कहलाते हैं। तो इधर दाहिने साइड में मैफिक, यहाँ देखो ये जो रीजन है, ये दिस रीजन इज क्रिएटिंग अल्ट्रा मैफिक रॉक्स हैविंग मोर अमाउंट ऑफ ओलिविन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? देन इट्स पेरिडोटाइट एंड कोमेटाइट। Here mafic rocks are gabbro and basalt. Gabbro is a coarse grained rock and basalt is a fine grained rock. Basically, gabbro, dolerite and basalt are having same mineralogical composition. All these three rocks contains pyroxene and calcium rich plagioclase in a very high concentration. तो लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? तो अंतर बस उसके पोजीशन का है, उस वो कहाँ फॉर्म कर रहा है उसका अंतर है। जहाँ गैब्रो और डोलेराइट, गैब्रो एक प्लूटोनिक रॉक है, डोलेराइट एक हाइपरबिसल रॉक है, और बेसाल्ट एक वोल्केनिक रॉक है। तो कोई बताओ कि बेसाल्ट और गैब्रो, इसमें बेसाल्ट का ग्रेन साइज छोटा होगा या गैब्रो का ग्रेन साइज छोटा होगा? बेसाल्ट का छोटा होगा। बेसाल्ट का ग्रेन साइज छोटा होगा, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि बेसाल्ट एक वोल्केनिक रॉक है और उसको रैपिड कूलिंग का चांस मिला, तो रैपिड कूलिंग होने की वजह से उसमें ग्रेन्स बड़े साइज के नहीं बन सके और वो ग्रेन्स छोटे साइज के रहे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है फाइन ग्रेन्ड। तो दीज रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, कोमेटाइट्स, these all are fine grained rocks, and these all are granite, diorite, gabbro, peridotite, these all are coarse grained rocks. तो ये बताओ कि अगर फेल्सिक नेचर का कोई मैग्मा होगा, फेल्सिक नेचर का कोई मैग्मा होगा और वो इरप्ट हो रहा है, वो लावा के फॉर्म में
सरफेस पर आ रहा है, तो वो किस तरह के रॉक को फॉर्म करेगा? हेल्सिक नेचर का मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकल रहा है। हेल्सिक नेचर का मैग्मा यानी उसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम का मात्रा कम है, उसमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। तो ये सिलिसिक या फेल्सिक इस इस नेचर का मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन से सरफेस पर आ रहा है। तो वो किस रॉक को फॉर्म करेगा? देखो किसका फाइन ग्रेन्ड है? हेल्सिक नेचर का मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसका फाइन ग्रेन टेक्सचर होगा। तो किसका फाइन ग्रेन टेक्सचर है? ग्रेनाइट का या रायोलाइट का? राइट। रायोलाइट का। तो वो कौन सा रॉक फॉर्म करेगा? रायोलाइट। ठीक? तो राइट। hence we can assume that the chemistry plays a very vital role in the formation of different type of rocks. Also, the temperature and temperature also plays a very vital role. तो यहाँ ये हम लोगों ने देख लिया है मैफिक, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड अल्ट्रामैफिक बेस्ड ऑन सिलिका सैचुरेशन। एक जो तुम लोगों को बताया गया था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव डिपॉजिट्स और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बॉडीज ऑफ रॉक्स, उसमें फिगर वगैरह हम नहीं दिखा पाए थे। तो उसमें ये जान लो कि एक्सट्रूसिव जो है वो तुम्हारा सरफेस के ऊपर हो गया, इंट्रूसिव यानी सरफेस के नीचे हो गया। उसमें भी अ, एक हो गया कनकर्डेंट इंट्रूसिव में, कॉनकॉर्डेंट, और दूसरा हो गया डिस्कॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट यानी जो सरफेस के लेयर के पैरेलल फॉर्म कर रहा है, उस तरह के इग्नियस बॉडीज को कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज कहते हैं। और जो सरफेस के लेयर को तोड़ते हुए, उसको क्रॉस कट करते हुए फॉर्म कर रहा है, उसको हम डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज कहते हैं। तो यहाँ देखो कि ये जो है, ये सरफेस के लेयर्स हैं, रॉक लेयर्स हैं। इस तरीके से रॉक लेयर्स फॉर्म किया हुआ है ना? और यहाँ ये सिल रॉक लेयर के पैरेलल फॉर्म किया है। तो ये जो सिल है, ये कॉन्कॉर्डेंट होगा या डिस्कॉर्डेंट? दिस सिल is a concordant igneous body or discordant? Since this sill is parallel to the bedding planes, that's why this is a concordant igneous body. But dikes are having a cross-cutting relationship with plane bedding planes. That's why these dikes are discordant igneous bodies. So not only dike and sills, but other igneous bodies are also having found in nature. That is stocks, batholiths, locolith, lapoliths, etc. So what causes the rocks to melt? As we know that the internal earth is very much hot, and as we go downwards, the temperature increases. This increasing temperature creates melt, or it melts the solid rocks. At the interior of the earth is mostly solid, but inside, which is core, inner core is mostly solid because of high pressure condition. Melts occur by three processes: decompression melting, heating, and water flux melting. तो
ये सभी चीज़ों के प्रोसेस से डिफरेंट डिफरेंट मेल्स फॉर्म करते हैं जो कि मैग्मा को जनरेट करता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन or differentiation, assimilation, magma mixing. Most magma is generated by melting the mantle, makes the mafic melt. But we see a whole range of compositions from mafic to felsic. How do we get different compositions? Why is continental crust felsic, not mafic? एक तरह का मैग्मा है, ठीक है। मेंटल में एक तरह का मैफिक मैग्मा बन रहा है, लेकिन ऊपर में तो हमको डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉक्स दिख रहे हैं। अगर एक तरह का मैग्मा बन रहा है तो हमको एक ही तरह का रॉक्स दिखना चाहिए, लेकिन हमको देखने के लिए तो दूसरे बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं। कहीं हम बेसाल्ट देख रहे हैं, कहीं ग्रेनाइट देख रहे हैं, कहीं रायोलाइट देख रहे हैं, कहीं डोलेराइट देख रहे हैं, बहुत सारे रॉक्स देख रहे हैं। तो ठीक है, टेक्सचरल डिफरेंस तो जहाँ रॉक्स फॉर्म कर रहा है उसके वजह से हो जाएगा। मान लो प्लूटोनिक रॉक है तो वो कोर्स ग्रेन्ड होगा, और वोल्केनिक रॉक है तो वो फाइन ग्रेन्ड। लेकिन मिनरोलॉजिकल डिफरेंस इतना क्यों है, केमिकल डिफरेंस इतना क्यों है, जब सभी एक ही मेल्ट से फॉर्म कर रहा है? तो ये जो कहानी है ये इस तरीके से कि कुछ मिनरल्स जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे वो मिनरल्स फॉर्म करते हैं। वो मिनरल्स फॉर्म होकर मेल्ट से बाहर चले जाते हैं। वो मिनरल्स क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करते हैं और मेल्ट से बाहर चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके। And assimilation, magma mixing, these are other processes in which assimilation is melting the country rock. मैग्मा मिक्सिंग यानी दो तीन तरह के मैग्मा अगर है अलग अलग चैम्बर्स में तो वो आपस में मिक्स करके एक डिफरेंट मिनरोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन का मैग्मा जनरेट कर सकता है। तो जो हम लोग रिएक्शन सीरीज की बात कर रहे हैं अभी तक से, वो यही है बोयंस रिएक्शन सीरीज, जिसको बोयंस एनल बोयन ने अपने लैब एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया। यहां देखो, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज देयर आर डिफरेंट मिनरल्स having different chemical composition and different atomic structure forms. यहाँ जबकि इस दाहिने साइड में कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज फेलस्पार और सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज फेलस्पार, बस इसमें यहाँ देखो कि इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज फेलस्पार था वैसा ही सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज फेलस्पार है। ये टोटल प्लेजियोक्लेज फेलस्पार ही है, लेकिन यहाँ कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा है और यहाँ सोडियम की ज़्यादा मात्रा है। ओके। और यहाँ मिडिल में जहाँ कैल्शियम और सोडियम दोनों होगा तो वो दोनों इक्वल पोर्शन में होगा। बट इस केस में अगर हम देखें, ओलिवीन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, ये सभी अलग अलग सिलिकेट स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं। ठीक। तो ये सिलिकेट स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ोगे, उसमें सिलिकेट स्ट्रक्चर में होते हैं नेसो, सोडो, साइक्लो, आयनो, फाइलो, टेक्टो सिलिकेट स्ट्रक्चर। वो सिलिका के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं ऑक्सीजन के, उसके आधार पर उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट
सिलिकेट स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो चूंकि ये डिफरेंट सिलिकेट स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनका मिनरोलॉजी डिफर है, इसीलिए इस सीरीज को डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज कहते हैं या डिसकंटिन्यूअस ब्रांच कहते हैं। और ये जो चूंकि इसमें मिनरोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस है, बट स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस ब्रांच कहलाता है। ठीक, और दोनों जाकर के फिर मर्ज कर जाते हैं और पोटेशियम फेल्सपार क्वार्ट्ज वगैरह उसके बाद फॉर्म करता है। तो यहाँ अल्ट्रा मैफिक रॉक्स और मैफिक रॉक्स इंटरमीडिएट, और ये वाला जो रीजन है इसमें एम्फीबोल और इक्वल मात्रा में कैल्शियम और सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज फेल्सपार जो फॉर्म करेगा वो इंटरमीडिएट रॉक्स में साथ में मिलेगा। और सिलिसिक रॉक्स जो हैं उसमें मेनली बायोटाइट, इधर इधर से Na रिच प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, इधर से पोटेशियम फेल्सपार, इधर से क्वार्ट्ज, ये सभी मिल करके सिलिसिक क्या फेल्सिक रॉक्स को फॉर्म करेगा। तो minerals crystallize in a predictable order and melt in the reverse order over a large temperature range as described by Owen's reaction series. Discontinuous branch. Ferromagnesian minerals, olivine, pyroxene, amphibole, biotite crystallizes in sequence with decreasing temperature. As the temperature decreases, these minerals are getting formed. Olivine, at first olivine, then pyroxene, then amphibole, and then biotite. Okay? As one mineral becomes chemically unstable in the remaining magma, another begins to form. तो एक बार जब ओलिविन बनना शुरू हुआ और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर जब ओलिविन बनाने के स्थिति में मैग्मा नहीं रहेगा तो फिर दूसरा तरह का मिनरल फॉर्म करने लगेगा। तो फिर जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या फॉर्म करेगा? पायरोक्सिन, उसके बाद ऑनब्लेंड या एम्फीबोल, उसके बाद बायोटाइट। ठीक, in the continuous branch, plagioclase feldspar forms with a chemical composition that evolves from Ca-rich to Na-rich with decreasing temperature. और यहाँ कंटिन्यूस ब्रांच में भी पूरे प्लेजियोक्लेज फेल्सपार ही है। पोटेशियम फेल्सपार यहाँ है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। पोटेशियम मेनली फेल्सपार जो है वो डिवाइडेड है, ये फेल्सपार और प्लेजियोक्लेज, यानी ऑर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज में। ऑर्थोक्लेज जो होता है वो फ्लैशी कलर का होता है, थोड़ा सा रेडियस अपीयरेंस लिए हुए। और प्लेजियोक्लेज फेल्सपार जो होगा वो जनरली व्हाइट कलर का होता है। ठीक, तो ये जो है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार ये हाई टेम्परेचर पर फॉर्म करता है। तो और मैफिक मिनरल्स, इंटरमीडिएट मिनरल्स, रॉक्स, ये सभी में मिलता है। Large variety of igneous rock is produced by large variety of magma compositions. Mafic magmas will crystallize into basalt or gabbro. देखो यहाँ मैफिक मैग्मा जिसमें ओलिविन, सी रिच प्लेजियोक्लेज फेल्सपार ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या रॉक बनाएगा? तो बेसाल्ट और गैब्रो if early formed minerals are not removed from the magma, and then intermediate magmas will similarly crystallize into diorite or andesite if minerals are not removed, and separation of early formed ferromagnesian minerals from a magma body increases the silica content of the remaining magma. Minerals melt in the reverse order of that in which they crystallize from a magma. So दिस इज द होस्ट रॉक, डायरेक्ट मैग्मा, मैग्मा बॉडीज अलग हैं जिसमें मैग्मा मिक्सिंग चल रहा है। यहाँ दो मैग्मा बॉडी है, वो एक दूसरे से मिक्स कर गया, क्रिस्टलाइजेशन एंड सेटलिंग का प्रोसेस शो कर रहा है। और ये प्रोसेस शो हो रहा है असिमुलेशन का, जहाँ एक मैग्मा में कंट्री रॉक और होस्ट रॉक का टुकड़ा आकर के मिल रहा है। तो मान लो ये मैफिक मैग्मा है और ये जो होस्ट रॉक है ये फेल्सिक नेचर का है।
तो फेल्सिक नेचर के टुकड़े जब उसमें मिक्स करेंगे तो मैफिक का नेचर भी थोड़ा सा फेल्सिक कर देगा, उसके मैफिक नेचर को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। तो ये एसिमिलेशन से भी मेल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन और सेटलिंग से क्या हो रहा है कि जो एक मैफिक मैग्मा है उसमें ओलिवीन पैरोक्सिन ये मैफिक मिनरल्स बन करके बाहर निकल रहा है। तो मेल्ट में बच क्या रहा है? सिलिका। और सिलिका जब ज़्यादा मात्रा में बचेगा तो वो फेल्सिक नेचर का हो जाएगा। ठीक। और यहाँ मैग्मा मिक्सिंग वगैरह चल रहा है। तो ये जेनोलिथ मैग्मा मिक्सिंग ये सभी प्रोसेस हैं। ये बॉयंस रिएक्शन स्टेज बाय साइड कसामा, ये भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा तुम लोगों को। इससे देख सकते हैं हम लोग कि जो मैफिक मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन एंड मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। दे आर डार्क कलर्ड एंड उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? गैब्रो एंड बेसाल्ट। और जो फेल्सिक रॉक्स होते हैं वो रिच इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड दे आर जनरली लाइट कलर्ड। लाइट कलर्ड को क्या बोलते हैं? Leucocratic. Granite rhyolite has minerals such as quartz and KLSI3O8 potassium feldspar। और इंटरमीडिएट जो लाइट एंड डार्क मिनरल्स दोनों से मिलकर के बना होता है डायोराइट एंडेसाइट, दोज आर विल बी कॉल्ड एज इन कलर मेसोक्रेटिक। Felsic and intermediate rocks are and minerals are more viscous which cause gas to be trapped। Boyens reaction series में क्या हुआ? Olivine is the first mineral to crystallize from the very high temperature as magma first starts to cool, and quartz is the last mineral to form from the last remaining melt of high silica content। क्योंकि मैफिक मिनरल्स तो हम लोग पहले ही निकाल दे रहे हैं तो उसमें मेनली सिलिका बचा हुआ है। अब सिलिका बचा हुआ है तो सिलिका ऐसा ही O2 बनाएगा, तो क्या बनाएगा? वो क्वार्ट्ज बनाएगा। तो क्वार्ट्ज लास्ट में फॉर्म कर रहा है। And Bowen's reaction series indicates that minerals with the highest melting temperatures crystallize from a cooling magma before those with lower melting points। Bowen's reaction series does not explain the origin of magmas। ये एक बार जब मैग्मा बना हुआ है ये इसी सिद्धांत पर चल रहा है कि ये मैफिक मैग्मा मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर मैग्मा ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैग्मा के जनरेशन प्रोसेस को ये नहीं शो कर रहा है। Bowen's reaction series indicates that ferromagnesian minerals in magma crystallizes in the sequence shown in the discontinuous branch। And Bowen's reaction series offers an explanation for the differentiation of silicic and mafic minerals in magma। Biotite is the most stable of minerals in the discontinuous reaction series। Ionic bonding occurs at the highest temperatures within the discontinuous branch। This discontinuous reaction series follows a repetitive sequence of stable to unstable pattern, not permitting simultaneous formation of similar minerals। तो एक साथ दोनों तरह के मिनरल्स नहीं फॉर्म करते हैं। जब तक एक स्टेबल पैटर्न में है तब तक दूसरा फॉर्म करना नहीं शुरू करेगा, और जब उसकी स्टेबिलिटी रेंज खत्म हो जाएगी तभी दूसरा मिनरल्स वो फॉर्म करने लगेगा। द कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज फॉलोज ए ग्रेजुअल ट्रांजिशनल पैटर्न ऑफ मिनरल फॉर्मेशन, दस परमिटिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स टू फॉर्म एंड एग्जिस्ट एज द मैग्मा कूल्स। और जबकि कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में दोनों एक साथ लगभग फॉर्म कर सकते हैं। Which list the sequence of ferromagnesian silicate minerals crystallizing from a cooling magma। कौन सा जो है रिएक्शन सीरीज वो फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट मिनरल्स को शो करता है? कौन सा? ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज, क्योंकि उसमें ओलिविन, पैरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट वगैरह फॉर्म कर रहा है। बेसाल्ट इज द मोस्ट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम रिच फेल्सपार
and Boyne's reaction series illustrates the relationship between chemical composition, temperature and mineral structure mainly. So compared to felsic igneous rocks, mafic igneous rocks contain greater amount of white quartz, aluminium, pink feldspar, iron, etc. Of the following paired minerals, which are characteristic of lower crystallization temperatures and absent in basalt and gabbro: pyroxene and olivine, biotite and olivine, quartz and pyroxene, quartz and muscovite. तो इन चार मिनरल्स ग्रुप में कौन ऐसा मिनरल ग्रुप है जो कि लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में फॉर्म करता है, और चूंकि बेसाल्ट और गैब्रो जो कि हाई क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में फॉर्म करता है, जो कि एक मैफिक रॉक है, उसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ देखो, हाई में क्या है, ओलिविन मिल रहा है, पायरोक्सिन मिल रहा है, कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज मिल रहा है, एम्फीबोल भी मिल रहा है। तो इस तरह से करके पायरोक्सिन, ओलिविन, बायोटाइट, ओलिविन, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, तो पायरोक्सिन वगैरह तो सभी में मिल रहा है। ये क्वार्ट्ज एंड मस्कोवाइट जो है, क्वार्ट्ज एंड मस्कोवाइट, ये कहाँ मिल रहा है? मस्कोवाइट का जो स्टेबल रीजन है वो बस इतना ही है, यानी सियालिक यानी सिलिसिक या फेल्सिक जो भी कहो, उसमें सिर्फ मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज फॉर्म कर रहा है ना। तो ये अ, उसका एरिया हो गया। और नाउ minerals that crystallizes at high temperatures, तो olivine, pyroxene, augite, amphibole, hornblende, biotite, माइका का वेराइटी है, और पोटेशियम फेलोस्पा, मस्कोबाइट, माइका और क्वार्ट्ज। ये याद रखना, तुम्हारा जो बुक में देखोगे, पेज नंबर 179 ऑफ के एम बांगर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, उसमें देखोगे तो उसमें भी ये रिएक्शन सीरीज को ही शो किया हुआ है, और वो सिंपल सा दिया हुआ है, इतना डिजाइन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ओलिविन, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, ये हो गया इसका डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज। और Ca rich plagioclase, CaNa plagioclase, NaCa plagioclase, Na rich plagioclase, ये सभी इसका कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में कहा गया है। जबकि इसको अलग अलग मिनरल्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें Ca रिच प्लेजियोक्लोज को अनॉर्थाइट बोलते हैं, और Na रिच प्लेजियोक्लेज को अल्बाइट बोलते हैं। तो इसको याद रखने के लिए तुम एक अपना बना सकते हो। ए से एनॉर्थाइट से ए ले लो, बाइटोनाइट से बी ले लो, लेब्राडोराइट से एल ले लो, एंडेस्टीन से ए ले लो, ओलिगोक्लेज से ओ ले लो, और अल्बाइट। तो अब ए बी से अब एल ए ओ, अब लाओ अल्बाइट। ठीक, इसको याद करने के लिए अब लाओ अल्बाइट करके तुम याद रख सकते हो। इसको याद कर रखने के लिए ओलिविन, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, और नीचे 3 मिनरल्स बन रहे हैं। एक तो पोटेशियम फेलोस्पार और मस्कोबाइट माइका। ये बायोटाइट, मस्कोबाइट दोनों माइका का ही वैरायटी है, लेकिन बायोटाइट डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में हाई टेम्परेचर पर फॉर्म करता है, जबकि मस्कोबाइट लो टेम्परेचर पर फॉर्म करता है। और सबसे लास्ट में क्या फॉर्म कर रहा है? क्वार्ट्ज। इसके बाद अभी तुम लोग सुने होंगे कि राही सर तुम लोगों को बताए होंगे कि हाइड्रोथर्मल फ्लूइड बनता है। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड लास्ट में बचता है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, और वो जनरली
एक और बड़ी फॉर्म करने का काम करता है। ओके?